मैं हेमंत कुमार उपाध्याय माँ शारदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और यह कक्षा 10 का विषय गणित में मैं आप लोगों को एक सवाल बताने चल रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में तो 2 नंबर 3 नंबर के लिए आता है। आप लोग इसको देखिए, इसको समझिए और इसका फेर बना के इसको बार बार पढ़ते रहिए जिससे कंठस्थ हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। कभी कभी आता है करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 3 बताया जा रहा है, करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 11। ये बताने की बात कर रहे हैं करड़ी में 8 एक अपरिमेय संख्या। वो बात की बात आएगी जैसे होगा वो जो सवाल रहेगी इसी के जैसा लगेगा, आप ध्यान से देखते रहिए। देखिए सोल्यूशन में मैंने ये बता दिया आपको, हल में बता दिया आपको कि माना पहले हम सर्वप्रथम मान लिए क्वेश्चन क्या दिया है करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। तो मैं मान लिया इसको कि माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, लेकिन फिर बता देना चाहता हूं कि वे सभी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जाए और q एक p और q एक पूर्णांक हो, q दैट इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात वे सभी संख्याएं जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिखें, हर उसका कभी भी 0 ना हो और ये दोनों क्या हो एक पूर्णांक हो। और ये सब मैं पिछले वीडियो में पढ़ा दिया। अब मैंने मान लिया करड़ी में 3 जो है यह एक परिमेय संख्या है। तब क्या होगा, तब मैं इसको जो करड़ी में 3 परिमेय है तो मैंने परिमेय को बताया ना आपको कि p बटे q के रूप में लिखना है, तो लिख सकता हूँ करड़ी में 3 बराबर p बटे q, जबकि q दैट इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q धन पूर्णांक है। बात समझ आ गई। अब चलते हैं धन पूर्णांक को आपको बता देना चाहता हूं कि यह +1 +2 +3 ऐसे चलता है। 1 2 3 4 इस तरह भी कर सकते हो धन पूर्णांक। अब मैं प्रमाण देना चाह रहा हूं आपको। प्रमाण क्या है कि माना p और q में से जो p और q है में एक के अतिरिक्त, एक मतलब 1 क्या कर रहा है, माना p और q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य सर्वनिष्ठ नहीं है, अर्थात p और q का जो अभाज्य सर्वनिष्ठ है वह केवल और केवल एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। अब हम क्या करते हैं, करड़ी में 3 बराबर p बटे q, इसको मैं लिख सकता हूं। अब देखिए यह q इसके हर में है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो लिख सकता हूं करड़ी में 3q बराबर p। इसको पक्षांतर कर दिया तो कह सकता हूं p बराबर करड़ी में 3q। अब जब p बराबर करड़ी में 3q हुआ तब मैंने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो क्या हो गया, p स्क्वायर बराबर करड़ी में 3q का स्क्वायर अर्थात होल स्क्वायर कर दिया। यह जब हल किया तो कितना आ गया, p स्क्वायर बराबर या करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, अर्थात करड़ी में 3 गुणे 3, करड़ी के मुख में कुछ नहीं है, स्क्वायर करड़ी है, जोड़ा बन जाएगा, 1 3 बाहर रहेगा अर्थात 3। तो लिख सकता हूं इसको करड़ी में 3 का स्क्वायर बराबर 3 और यह q का स्क्वायर हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब मैं आगे बढ़ूंगा, यहां पे देख रहा हूं जो ये p स्क्वायर है, अगर q स्क्वायर बराबर करूं कि q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटे 3 आ जाएगा, क्योंकि यह गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा। तो इससे हमको क्या सीख मिल जाएगी, मिलेगी कि p स्क्वायर जो है वह संख्या 3 से विभाज्य है, अर्थात p जो है यह भी 3 से विभाज्य है। चूंकि p 3 से विभाज्य है इसलिए फिर मैंने मान लिया क्या, पुनः p बराबर 3r, यह मान लिया p बराबर 3r। जैसे ही p बराबर 3r माना फिर मैंने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो हो गया कितना, p स्क्वायर बराबर 3r का होल स्क्वायर। जब इसको हल करूंगा तो जाएगा कितना, p स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर 3 3 का 9 r स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। समीकरण 2 में हो गया p स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर और समीकरण नंबर 1 में है p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। दोनों का लेफ्ट हैंड आपस में बराबर है तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिल जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट में क्या होगा, हमको प्राप्त होगा 3q स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर। अब यह 3 से हम करेंगे यानी q स्क्वायर बराबर करेंगे तो 9 बटे 3 आ जाएगा, तो 9 बटे 3 को 3 से 9 को काट देंगे तो 3 बार होगा, तो अर्थात हो जाएगा कितना, q स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। यह देखिए कैसे बन गया, इस तरह से बन गया, p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर और यहाँ हो गया
क्यू स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। अब यहाँ जैसे बना था तो पी स्क्वायर 3 से विभाज्य हो रहा है तो इसके अनुसार क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य हो जाएगा। जब पी स्क्वायर 3 से विभाज्य हो रहा है तो पी भी 3 से विभाज्य हो रहा है तो क्यू भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पी 3 से विभाज्य है, अब क्या है यहाँ पे जाएगा क्यू भी 3 से विभाज्य है और पी भी 3 से विभाज्य है। तो जब पी भी 3 से विभाज्य है, क्यू भी 3 से विभाज्य है, तो इन दोनों से क्या मिल गया हमको, जो 3 है वह P और Q का सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। और मैंने माना है कि इसका सर्वनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। तो जो यह 1 है इसके अतिरिक्त है कौन, 3, यानी P और Q का मानने पर अनुसार क्या हुआ था, एक ही गुणनखंड सर्वनिष्ठ गुणनखंड आ रहा था, वह 1 था। लेकिन यहाँ हल करने पे क्या मिला हमको कि 3 जो है एक दूसरा सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक विरोधाभास है, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार P तथा Q में 1 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है। यह मैंने माना था यहाँ पे, लेकिन हमको हल किया इसको तो हमको प्राप्त हुआ कि नहीं, 1 के अतिरिक्त एक गुणनखंड और है, वह सर्वनिष्ठ है कौन, 3 है। तो यह संकेत करता है कि हमारी कल्पना जो करड़ी में 3 परिमेय संख्या है यह असंगत तथा त्रुटिपूर्ण है। अतः हम कह सकते हैं कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। अतः करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड, यह सिद्ध हो जाता है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, देखते रहिए, फेल ना दे। जो समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, सेफ लाइफ, सेफ हाल। आप लोग लॉकडाउन का पालन कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, फेल ना रहिए। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।